हेलो एवरीवन। आज हम 2016 टीटीटी का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आया था, अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन हैं। तो भारत सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार भूपेन खक्कर हैं, जो अपने समलैंगिक प्रेम के लिए जाने जाते हैं। समलैंगिक का मतलब होता है समान लिंग के पुरुष या स्त्री। जैसे इसमें एक हम पेंटिंग देख भी सकते हैं जिसमें दो आदमियों को एक फूल पकड़े हुए दर्शाया गया है। ऐसी ही इन्होंने जो है पेंटिंग बनाई है जिसमें ये दो आदमियों को एक साथ या दो औरतों को एक साथ इन्होंने दिखाया है। तो इस प्रकार की पेंटिंग बनाने के लिए जाने जाते हैं भूपेन खक्कर। जैसा कि प्रश्न भी आया था, अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन हैं, तो भूपेन खक्कर। इसके अलावा इनकी और पेंटिंगें आती हैं जिसमें इनकी फेमस पेंटिंग है जनता वॉच रिपेयरिंग और जलेबी खाते हुए। बनारस की गली में जलेबी खाते हुए पुरुष, इस तरीके की इन्होंने बहुत सारी पेंटिंगें बनाई हैं। इसका थर्ड ऑप्शन भूपेन खक्कर सही है। अगला प्रश्न नंबर 2 आया था, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया। तो बंगाल स्कूल हम लोग जानते हैं 1905 से 1915 तक अपने चरम पे था। इस समय जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया। इनके बहुत सारे शिष्य हुए जो आगे चलकर भारत के अनेक जो स्कूल्स थे उनके प्राचार्य बने। जैसे असित कुमार हल्दर लखनऊ के बने, नंदलाल बोस शांति निकेतन में पढ़ाया, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया और मद्रास में गए। इनके पढ़ाए हुए अनेक शिष्य अलग अलग स्कूलों में पहुँचे। उन्होंने वहाँ पे बंगाल की वॉच शैली को आगे बढ़ाया। इसका सही ऑप्शन है 2 नंबर का चौथा ऑप्शन, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है प्रश्न नंबर 3, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। तो ऐसा कौन कलाकार है जो लेखनी और स्याही की मदद से अपने चित्र बनाता था और उसमें गति को दिखाता था। तो ये जोगेन चौधरी जो थे, ये इस तरीके के काम करने के लिए जाने जाते थे। ये अपने जो पेंटिंग होती थी उसमें लेखनी और स्याही का उपयोग करके आकृतियों में प्रवाहशीलता गति दिखाते थे। इनकी ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, हम देख भी सकते हैं। इसे बोलते हैं द टाइगर इन द मूनलाइट। इसको कहते हैं टाइगर इन द मूनलाइट। हिंदी में हुआ चांदनी रात में चीता। ये इनकी सबसे सर्वाधिक फेमस कृति है। ये हम लोग याद रखेंगे, नेट में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो अवतार सिंह पवार जो हैं ये भारत के जाने माने मूर्तिकार हैं। इनका जन्म 14 फरवरी 1929 में गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। ये मूर्तिकार हैं और उन्होंने बहुत सारे चित्र भी बनाए, जिसमें से एक फेमस चित्र है सुजाता, जो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है 4 नंबर है सुजाता। सुजाता किसका चित्र है, तो अवतार सिंह पवार का। अगला है प्रश्न संख्या 5, द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को द्वारा चित्रित किया गया। तो ये सबसे फेमस कलाकार हैं। इनका नाम है एडवर्ड मुंच। इन्होंने जो है द स्क्रीम नामक पेंटिंग बनाई जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा होगा जो चिल्ला रहा है, एक पुल के ऊपर खड़ा है और काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा है। इन्होंने 4-5 माध्यमों में बनाई। ये पेस्टल रंग में भी बनी है, ये ऑयल कलर में भी बनी है, ये अन्य कलरों में भी बनी है। तो स्पेशली ये पेस्टल वाली पूछी जाती है कब बनाई गई, और इसमें जो है लहरदार रेखाओं के द्वारा इसको बनाया गया। इस पेंटिंग का नाम है द स्क्रीम, हिंदी में इसको बोलते हैं चीख। किसने बनाई, तो एडवर्ड मुंच के द्वारा बनाई गई। एडवर्ड मुंच। अगला प्रश्न आया था, कनेरी गुफा कहाँ स्थित है। तो कनेरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो कनेरी की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो कनेरी की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र में। ये इनकी छत डोलाकार है, इसमें चारों तरफ खंबे पिलर्स बनाए गए हैं। ये कनेरी गुफा की एक गुफा का दृश्य हम लोग देख सकते हैं। इस तरीके से कनेरी की गुफाएं बनाई गई, जो कहाँ पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं महाराष्ट्र में। याद रखना है, कनेरी की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र में। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार हैं।
तो तैयब मेहता ये चित्रकार हैं, एक्रेलिक में काम करते हैं और ये डायगनल सीरीज के लिए जाने जाते हैं। रिक्शा पुलर, काली, डायगनल सीरीज ये सब किसकी हैं, या सेलिब्रेशन, ये सब तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई। तो उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है। तो रामकिंकर बैज जो है ये एक मूर्तिकार हैं। ये शांति निकेतन में पढ़ाते थे रामकिंकर बैज, और इनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर एग्जाम में सर्वाधिक मुख्य कलाकार डीपी राय चौधरी और रामकिंकर बैज से क्वेश्चन आते रहते हैं, जिनका सबसे प्रमुख जो है संथाल परिवार, हम लोग देख भी सकते हैं, जूम कर रहे हैं इस पेंटिंग पे, मूर्ति पे। ये शांति निकेतन के खुले प्रांगण में इस समय लगी हुई है, स्थापित है। तो इसमें कुत्ता दिखाया गया है एक परिवार के साथ में। तो इसमें टोटल 4 पुरुष मतलब 4 आकृतियां हैं, मेन 4 आकृतियां हैं, साथ में कुत्ते को दिखाया गया है। ये नेट में भी पूछा गया था, और इससे पूर्व AMRS के क्वेश्चन में भी आया था कि इस जो पूरी मूर्ति है इसमें टोटल कितने व्यक्ति बनाए गए हैं, कितने मतलब मानव आकृतियाँ हैं। तो टोटल इसमें 4 मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं, और साथ में एक कुत्ते को भी दिखाया गया। तो किसने बनाई है, तो रामकिंकर बैज ने बनाई है ये आकृति। और कहाँ रखी हुई है इस समय, तो ये है शांति निकेतन में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन आया था 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है। तो वो थे रामकिंकर बैज। यामिनी राय, ये इन्होंने टेम्परा माध्यम में काम किया है, और सैयद हैदर रजा इन्होंने लैंडस्केप बनाए हैं। इन्होंने लैंडस्केप पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो इसके बारे में हम याद रखेंगे, इसे किस नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं संथाल परिवार। किस नाम से जानते हैं, संथाल परिवार नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और साथ में इसमें कितनी पुरुष आकृतियाँ हैं या मानव आकृतियाँ हैं, तो इसमें कितनी मानव आकृतियाँ हैं, तो टोटल 4। और इसमें कौन सा पशु दिखाया गया है, इसमें कौन सा पशु दिखाया गया है, तो इसमें पशु दिखाया गया है कुत्ता। कौन सा है, तो वो है कुत्ता को इसमें दिखाया गया है। अगला है मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं हमको पता है कहाँ पड़ती हैं, तो उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं, तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं, और ये विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। यहीं पे 1880 में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए गए। तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं कहाँ हैं, पुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं। और यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज किसने की, तो कार्लाइल और कॉकबर्न के द्वारा यहाँ पर 1880 में प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज हुई। यहाँ इसके बहुत सारे और जगहों से भी चित्र मिले हैं, जिसमें से लखुनिया एक स्थान है जो बहुत ज़्यादा पेंटिंगों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था 9 नंबर, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे। तो जब पूछे पहले भारतीय, तो वहाँ पे सही होगा असित कुमार हल्दर। जब भी पूछेगा कि पहले भारतीय कौन थे, तो वहाँ पे सही होगा असित कुमार हल्दर। और जब भी पूछे पहले प्राचार्य कौन थे, तो प्रथम कौन थे, तो नेथेलियन हर्ट थे। और पहले जब पूछे भारतीय प्राचार्य कौन थे, तो वो होंगे असित कुमार हल्दर। अगला प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 10, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है। तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन जो है 2021 में भी हमको देखने को मिला था। वो थी समकालीन कला, जो ललित कला अकादमी से प्रकाशित होती है, और इसके जो प्रकाशन करता थे वो थे ज्योतिष जोशी। तो ललित कला अकादमी दिल्ली से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, तो वो थी समकालीन कला। और कला दीर्घा कहाँ से होती है, तो वो होती है लखनऊ से। अगला प्रश्न आया था 11 नंबर, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो हड़प्पा का हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि वहाँ से सार्वजनिक स्नानागार मिला। सार्वजनिक स्नानागार कहाँ से मिला था, तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला था सार्वजनिक स्नानागार। और पकी हुई मिट्टी की ईंटों का उपयोग कहाँ से हुआ था, सिंधु घाटी से। और डाक यार्ड यानी कि नौका घाट कहाँ से मिला था, तो ये मिला था लोथल से। ये कहाँ से मिला था, तो ये मिला था लोथल से। जबकि बौद्ध मंदिर जो है वो उस समय थे ही नहीं। तो इसमें से इसका ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन आया था 12 नंबर, जोगीमोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये पहले मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पड़ती थी, इस समय छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आती हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी के उद्गम
स्थल पर स्थित हैं। हमको याद रखना है कहाँ पे हैं, तो ये नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी जो हाइट है वो है 10 फीट लंबाई, 6 फीट ऊंचाई और 6 फीट चौड़ाई जो है जोगीमारा की गुफाओं की बताई गई। इसकी लंबाई कितनी बताई गई है, तो 10 फीट लंबाई। ऊंचाई कितनी बताई गई है, तो ऊंचाई बताई गई है 6 फीट। और चौड़ाई कितनी बताई गई है, तो ये बताई गई है 6 फीट। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमको याद रखनी है हरदम कितनी है, 6 फीट। कितनी है, तो 6 फीट हमको याद रखनी है। अगला है प्रश्न संख्या 13, अजंता गुफाओं का कब पता चला। तो बाघ की गुफाएं जो हैं पहली बार 1818 में खोजी गई, जिसको किसने खोजा था, तो डेंजरफील्ड ने। बात करें अजंता की, 13 नंबर जो क्वेश्चन आया, अजंता गुफाओं का कब पता चला, तो 1819 में खोजी गई। 1819 में खोजी गई हैं गुफाएं, हमको याद रखना है इसका सन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई, तो 1819। और अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं, तो बाघोरा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, अजंता गुफाओं के पास स्थित है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं तो किसके पास हैं, तो ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं, हमको पता है। और महाराष्ट्र में कौन सा ये शहर है, औरंगाबाद के पास ये गुफाएं स्थित हैं। महाराष्ट्र में कहाँ हैं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित हैं, ये हमको याद रखना होगा। अगला है प्रश्न संख्या 15, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया। तो एलोरा गुफा को विकसित करने के पीछे जो है साम्राज्य कौन है, तो वो आता है हरदम राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासनकाल में जो है एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ। राष्ट्रकूट काल में क्या हुआ है, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ, ये हमको याद रखना है। एलोरा और एलिफेंटा का किस शासनकाल में काम हुआ है, तो वो हुआ है राष्ट्रकूट काल में। अगला है प्रश्न संख्या 16, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। तो बाघ गुफा में जो है टेम्परा पद्धति का काम हुआ है, जिसे हम लोग ग्लू रंग पद्धति के नाम से भी जानते हैं। किस पद्धति में हुआ है, तो ग्लू रंग पद्धति। ग्लू रंग पद्धति, ग्लू रंग पद्धति। अगला है 17 नंबर, बादामी गुफाओं के तहत विकसित किया गया। तो बादामी की गुफाएं कहाँ हैं, तो पहली बात है कर्नाटक राज्य में पड़ती हैं। यहाँ पर मुख्यतः वैष्णव धर्म से चित्रण या मूर्ति का काम किया गया है। और एक किस राजवंश के अंतर्गत बनाई गई, तो ये चालुक्य राजवंश के अंतर्गत बादामी की गुफाओं का निर्माण किया गया। ये कहाँ पड़ती हैं, तो कर्नाटक। हमको याद रखना है बादामी की गुफाएं का किस जगह पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं कर्नाटक में। ये अगला है क्वेश्चन 18 नंबर, ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो ययाति चित्र श्रृंखला से संबंधित हमने पिछले पेपर 2021 वाले में भी बताया था, उस समय भी आया था किसने बनाई थी, तो ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई थी ययाति श्रृंखला। इसमें हम देख सकते हैं इस तरीके की मानव आकृतियों का प्रयोग किया गया, जिसमें इन्होंने देख सकते हैं कि एक मानव नीचे है जिसमें मुर्गे, उसको मिक्स करके इन्होंने काम किया है चित्रण करने का। इस ऐसी श्रृंखला को किसने चित्रित किया, तो ए रामचंद्रन के द्वारा इसको बनाया गया। ये किसकी कृति है, तो ये है ए रामचंद्रन की। ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया कौन सी कृति, तो ये है ययाति श्रृंखला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। तो लाल जो है वो सबको पता है कि लाल जो है बहुत दूर से दिखाई देता है और गर्म रंग है। साथ ही साथ नारंगी, नारंगी में जो है लाल प्लस पीला, इन दो रंगों का मिक्सअप होता है। तो लाल हमने अभी पढ़ा कि कैसा रंग है, ये गर्म रंग है, और पीला भी कैसा है, गर्म रंग है। तो दोनों के मिक्सिंग से बनता है नारंगी। तो नारंगी जो है ये भी गर्म रंग हुआ। लाल भी गर्म रंग है, पहले से बताया हमने। और पीला रंग कैसा है, तो ये भी गर्म रंग है। और यहाँ पे ऑप्शन पहले से दे रखा है पीला, ये गर्म हो गया, ये भी गर्म हो गया, ये भी गर्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है नीला रंग, जो कि ठंडा कलर है। नीला रंग कैसा है, तो ये है ठंडा कलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता 20 नंबर, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो पाल राजाओं का भाग नहीं था, तो पाल राजवंश जो था वो पहली बात किससे संबंधित था, तो वो संबंधित था बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म की दो ही मेन शाखाएं होती हैं, एक तो हीनयान, एक महायान, तंत्रयान और वज्रयान। ये सब संबंधित किससे हैं, तो ये सब संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से।
जबकि जो श्वेतांबर है ये किससे संबंधित है? तो ये श्वेतांबर और दिगंबर ये दो शाखाएं जो हैं जैन धर्म से संबंधित होती हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित हैं? तो संबंधित हैं जैन धर्म से। तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पहला वाला, कि जैन धर्म से संबंधित कौन है? तो श्वेतांबर वाला। इसमें इन्होंने क्लियर भी बताया भी कि उस आस्था का नाम बताना था जो पाल राजाओं के अंतर्गत नहीं पनपा था। तो पाल राजाओं के जो शासनकाल था उसमें बौद्ध धर्म का चलन था। तो बाकी तीनों शाखाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जबकि श्वेतांबर जो है जैन धर्म की एक शाखा है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है? तो ये विंध्याचल की ही पर्वतमाला पे जो है मिर्ज़ापुर की गुफाएं भी हैं। और ये गुफाएं नहीं हैं, मिर्ज़ापुर ज़िले में ही विंध्याचल एक बहुत ही तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ स्थल है हिंदुओं का। तो मिर्ज़ापुर की गुफाओं के पास ही जो है ये विंध्याचल हमारा तीर्थ स्थल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आया था, आरवी साखलकर है। तो आरवी साखलकर कौन थे? तो ये कला इतिहासकार हैं। आरवी साखलकर कौन है? कला इतिहासकार हैं। इनकी हम बहुत सारी बुकें भी पढ़ते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित। अगला प्रश्न आया था, हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। तो हरिपुरा में हमको पता है 1937-38 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय जो है नंदलाल बोस को वहाँ का स्टेज सजाने का या पूरा पंडाल सजाने का कार्यभार दिया गया था, जहाँ पे नंदलाल बोस ने भारतीय किसान जीवन से संबंधित बहुत सारे पोस्टर बनाए थे, जिसमें से एक चित्र आपको सामने दिख रहा होगा जो ऑप्शन में आया है, ज़मीन जोतने वाले किसान। ज़मीन जोतता हुआ किसान ये ऑप्शन में आया था, इसमें दिख भी रहा होगा। एक जो किसान है वो दो बैलों की सहायता से ज़मीन को जोतते हुए दर्शाया गया है। ये हरिपुरा जो पोस्टर वहाँ पे बनाया गया था पंडाल को सजाने के लिए, उसमें से एक पोस्टर है। इसका नाम है ज़मीन जोतता हुआ किसान। अगला है प्रश्न संख्या 24, उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो शांति निकेतन में बहुत सारे कलाकारों ने काम किया, जिसमें के.जी. सुब्रमण्यम भी जाने जाते हैं और साथ ही साथ विनोद बिहारी मुखर्जी भी जाने जाते हैं। ये दोनों ही कलाकार म्यूरल बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें से पूछा गया है शांति निकेतन के हिंदी भवन। शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? तो यहाँ पे सही होगा विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन जाना जाता है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो है जाने जाते हैं। ये हम पेंटिंग देख भी सकते हैं, इनका म्यूरल है, कुछ धुंधला सा है, लेकिन ये बनाया गया है विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा ही शांति निकेतन के हिंदी भवन पर। इसमें से ही एक जगह पर मीराबाई को दिखाया गया है, और यही म्यूरल जो है पिछले मतलब लास्ट ईयर 2021 में पूछा गया था कि मीराबाई का भित्ति चित्र किसने बनाया? तो वो बनाया था विनोद बिहारी मुखर्जी में, जो इसी पैनल का एक भाग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आया था प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा, जिसे हम लोग बनी ठहनी के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने चित्रित किया? तो इसको चित्रित किया गया था निहाल चंद्र के द्वारा। ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार थे। इन्होंने, निहाल चंद्र ने जो है बनी ठनी बनाया, जिसको हम लोग राधा के रूप में देखते हैं। तो इसमें एक औरत को बनाया गया है जिसमें इसने पारदर्शी घूंघट पहना हुआ है, हम लोग देख सकते हैं, और इसके हाथ में कमल की कलियां हैं और एक हाथ से इसने घूंघट को पकड़ रखा है। ये है, और इसका बैकग्राउंड जो है ब्लू कलर में बनाया गया। इस चित्र को किसने बनाया? तो निहाल चंद्र ने बनाया है, किशनगढ़ शैली का है, और इसको बनी ठनी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सावंत सिंह जो राजा थे उनके समय बनाया गया, राजा सावंत सिंह के समय इसको बनाया गया। अगला प्रश्न आया था 26, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्रण किसने किया? तो ये बिल्कुल समकालीन कला का क्वेश्चन है, मतलब कि जो करंट में लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से कलाकार हैं सुधीर पटवर्धन। हम चित्र में देख सकते हैं ट्रेन का एक डिब्बा दिखाया गया है, जिसमें लोग चढ़ते हुए दिखाए गए हैं। कुछ लोग ट्रेन की पटरियों के बाहर, जहाँ पे बैठने का स्थान होता है, खंभे होते हैं, वहाँ पे बैठे हुए दिखाए गए हैं। तो ये ज़्यादा इस प्रकार के चित्र किसने बनाए हैं? लोकल ट्रेन के, मुंबई लोकल ट्रेन के किसने चित्र बनाया? वहाँ की दौड़ भरी जिंदगी को, भागम भाग जिंदगी को किसने दिखाया? तो सुधीर पटवर्धन के द्वारा ऐसे चित्रों को बनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन है सुधीर पटवर्धन। मुंबई लोकल ट्रेन के चित्रों को किसने बनाया? तो सुधीर पटवर्धन के द्वारा इसको बनाया गया। अगला प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 27 आया था, नीलमा शेख की कलाकृति इनमें से प्रभावित हैं।
तो ये जो है महिला कलाकार हैं। इनकी जो कलाकृतियाँ थी उसमें मुग़ल लघुचित्र, पाश्चात्य आधुनिकता और जापानी वुडकट, इन सब का समावेश हमको देखने को मिलता है। जो नीलिमा शेख थी उनके चित्रों में मुग़ल लघुचित्र हों या फिर जापानी वुडकट हों या पाश्चात्य आधुनिकता हो, सभी का समागम हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आया था ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। तो ये जो है लखनऊ के फेमस कलाकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, उनके द्वारा बनाया गया रणवीर सिंह बिष्ट की प्रमुख कलाकृति है ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ये पहले भी पूछी गई है, नेट में भी आई है और काफ़ी बार पूछी जाती है। इस तरीके से इनका एक चित्र है, इसको नाम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया था प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा यहाँ से हैं। तो हमने मंजीत बावा के बारे में पहले भी पिछली कुछ वीडियो में डिस्कस किया है। मंजीत बावा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये पंजाब राज्य के रहने वाले थे। कहाँ के थे, तो हमने बताया था पंजाब के रहने वाले थे। ये जो अपनी पेंटिंग्स बनाते थे मेन ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी पीछे का जो भी बैकग्राउंड होता था वो किस रंग का करते थे, तो पिंक रंग से ये चित्रण करते थे। पीछे का बैकग्राउंड ये पिंक रंग का बनाते थे मंजीत बावा। और इन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया हुआ है मंजीत बावा ने। और ये कहाँ से संबंधित है, क्वेश्चन भी आया है, तो ये पंजाब से संबंधित है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया था रेड ऑक्साइड किस रंग के मेल खाता है। तो रेड ऑक्साइड किस रंग के जैसा दिखता है, तो जैसा हम लोगों का भारतीय लाल होता है, हम लोग देख सकते हैं। ये है रेड ऑक्साइड की फ़ोटो या चित्र, हम देख सकते हैं किस तरीके का होता है। तो भारतीय लाल कलर जैसा होता है, उसी के जैसा कुछ कुछ दिखता है। तो रेड ऑक्साइड किस कलर का है, तो भारतीय लाल के जैसा दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न आया था अब्दुल रहमान चगताई संबंधित थे। तो अब्दुल रहमान जो चगताई थे ये थे तो बंगाल शैली के ही कलाकार, लेकिन इनका जो मेन काम हुआ या बाद में जो है स्वतंत्रता के बाद कहाँ चले गए थे, तो ये पाकिस्तान चले गए थे। अब्दुल रहमान चगताई जो हैं स्वतंत्रता के बाद ये पाकिस्तान चले गए, उन्होंने वहाँ पे बहुत काम किया और ये पाकिस्तान के पहले कलाकार बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 का ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल शैली के थे। अगला आया था 32 नंबर अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन कक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन हैं, तो वो थे अतुल डोडिया। अतुल डोडिया जो थे ये जो है डेविड हॉकनी और भूपेन कक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के जैसे रहते थे। ये स्वयं का चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है, तो अतुल डोडिया। अगला प्रश्न आया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी कलाकृति। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो हम लोग देख सकते हैं ये पेंटिंग सामने लगी हुई है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा थी जो गुजरात में बनाई गई थी। ये गुजरात में बनाई गई थी। इसकी ऊंचाई जो थी 182 मीटर थी और इसमें सीमेंट लोहा ये सब का पूरा काम किया गया है। उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया, जो मेन बात थी इसको डिज़ाइन किसने तैयार किया, तो ये राम सुतार के द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था। ये मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 31 अक्टूबर 2013 को बननी स्टार्ट हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और इन्होंने जो है भारत के जितने भी राज्य थे इनको एकत्रित करके एक भारत देश को बनाने में अथक इनका प्रयास था। इसकी हमने ऊंचाई तो अभी बताई थी, कितनी थी, 182 मीटर थी। इसकी ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई थी 182 मीटर या फीट में बताया जाए तो 597 फीट। फीट में कितनी थी, तो 597 फीट में थी। अगला प्रश्न आया था मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें कलाकार थे समीर मंडल। ये मुंबई के फेमस पोर्ट्रेट कलाकार हैं समीर मंडल। और ये अपनी इस तरीके की कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं। जल वर्ण में यानी कि वाटर कलर में जो है काफ़ी सारे इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हैं और फिल्मों में भी इन्होंने जो है तारे जमी पर जो मूवी है उसमें इन्होंने काम भी किया है। पूछा जाता है तारे जमी पर है मूवी में किसने काम किया, तो समीर मंडल ने काम किया और ये स्पेशली अपने जल रंग के पोर्ट्रेट के लिए जाने जाते हैं। ये कलाकृतियाँ हम देख भी सकते हैं सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 35 नंबर बद्रीनाथ आर्या के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो इसमें से बद्रीनाथ आर्या जो हैं ये वॉस्प
पद्धति में काम करते थे। काहे में काम करते थे? तो वॉश चित्रण में काम करते थे। इसका जो मुख्य शीर्षक है इसका नाम है गंगा अवतरण। किस में काम किया है? तो गंगा अवतरण, इसका नाम था गंगा अवतरण, गंगा अवतरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आया था, 1508 से लेकर 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? तो इसमें ये बहुत बड़ी पेंटिंग है द स्कूल ऑफ एथेंस। इसमें बहुत सारे लोगों को दिखाया गया है। इसमें एक तरफ गणितज्ञ, एक तरफ कलाकारों को दिखाया गया, बीच में यहाँ पे सुकरात और प्लेटो को भी दिखाया गया जो ऊपर की ओर इशारा करते हुए दिखाए गए हैं। इसमें बहुत सारी आकृतियाँ, 100 से अधिक आकृतियों को दिखाया गया है। और इस पेंटिंग का नाम क्या है? इस पेंटिंग का नाम है स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस। अगला आया था क्वेश्चन, कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है? तो एम एफ हुसैन का इसमें फेमस चित्र है मदर टेरेसा। इसमें दिखाया भी गया है काफ़ी सारा। इसमें कई जगह बच्चों को दिखाया गया जो अनाथ लोग होते हैं। उसमें मदर टेरेसा कैसे उनका ख्याल करती थी, कैसे लोगों को ख्याल रखती थी। तो मदर टेरेसा बनाया गया है किसके द्वारा? एम एफ हुसैन के द्वारा। भारत में बहुत अधिक फेमस कलाकार हैं एम एफ हुसैन। इनका पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। इनसे संबंधित पेंटिंग बहुत पूछी जाती है, जैसे कि लैंप और मकड़ी के बीच, मदर टेरेसा, और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है ज़मीन। और इन्होंने जो है मूवियों में भी इन्होंने मूवियाँ बनाई हैं। लगभग इन्होंने 1 दर्जन मूवियों का डायरेक्शन भी किया है। साथ ही साथ इन्होंने जो है प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर भी वो मूवी बनाई है। इन्होंने माधुरी दीक्षित पर भी मूवी बनाई है। इसके अलावा ये अपने घोड़े बनाने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा घोड़े बनाए हैं और ये कहते थे मैं घोड़े बेचता हूँ और मूवियाँ बनाता हूँ। इनका कथन है कि मैं घोड़े बेचकर मूवी बनाता हूँ। अगला है प्रश्न संख्या 38 में आया था, भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। तो जो ताज़ा चूना का लेप बनाकर दीवार पे म्यूरल के लिए बनाते हैं और उस पर ताज़े चूने पर ही जब हम चित्रण का कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो उस टेक्निक को बोलते हैं फ्रेस्को। जब वो दीवार सूख जाती है उसके बाद जब काम करते हैं सूखी दीवार पे तो उसको बोलते हैं फ्रेस्को सस्को। लेकिन जब हम गीली दीवार पे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं या हम उतनी ही दीवार बनाते हैं जितनी दीवार पे हमको कार्य करना रहता है तो उस टेक्निक को बोलते हैं फ्रेस्को या फ्रेस्को ब्यूनो। मिर्ज़ापुर के जो पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं घोड़े और हाथियों की। किसकी देख सकते हैं? घोड़े और हाथियों की। चित्र में हम क्लियर देख भी सकते हैं, यहाँ पे हाथी दिखाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर घोड़े दिखाए गए हैं। तो हाथी और घोड़ों की हम यहाँ पे चित्र आकृतियाँ देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 40, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। तो भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। यहाँ पे अनेक गुफाएं, भीमबेटका में अनेक गुफाएं, 600 गुफाएं हैं, जिसमें से लगभग 275 गुफाओं में से चित्र प्राप्त हैं। उन्हीं में से एक गुफा का नाम जो है सांप्रदायिक सभा है। उन्हीं में से एक गुफा का नाम क्या है? सांप्रदायिक सभा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये है सांप्रदायिक सभा। इसका हम लोग चित्र देख सकते हैं, भीमबेटका की ही है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सांप्रदायिक सभा। अगला बढ़ते हैं 41 नंबर, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी जो है ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी कहाँ पड़ती है? तो मध्य प्रदेश में पड़ती है। और इसकी खोज किसने की थी? तो डीएच गार्डन के द्वारा पंचमढ़ी की गुफाओं की खोज की गई थी। अगला है प्रश्न संख्या 42, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित हैं? तो लोथल और धौलावीरा दो के दोनों गुजरात में है। कहाँ है? तो धौलावीरा और लोथल कहाँ पड़ते हैं? तो धौलावीरा और लोथल जो है गुजरात में पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं ये 300 BC के लगभग स्टार्टिंग हुई थी या बनी थी। तो ये अजंता की गुफाओं के पहले ही बनाई गई थी। तो कब बनाई गई? तो अजंता की गुफाओं के पहले की हैं गुफाएं। अगला आया था, बाघ गुफाएं स्थित हैं। तो बाघ गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। इनकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड के द्वारा की गई। और ये किस नदी के किनारे हैं? तो बाघनी नदी के किनारे ये गुफाएं जो हैं पड़ती हैं। अगला आया था, भारत माता के चित्रकार कौन है? तो भारत माता जो है ये वॉश शैली में बनाई गई थी।
यह बंगाल शैली की कृति है। इसे अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है, जिसमें भारत माता को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। इनके 4 हाथ बनाए गए हैं, जिसमें एक हाथ में पुस्तक दिखाई गई है, एक हाथ में माला, एक हाथ में घास और एक हाथ में इनको कपड़ा पकड़े हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ नीचे कमल पुष्प भी बनाए गए हैं। तो भारत माता के चित्रकार कौन है? तो भारत माता के चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। और कब बनाई गई है? तो 1905 में ये कृति बनाई गई है। 1905 में ये बनाई गई, 1905 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता हो गई, एलोरा हो गई, कन्हेरी हो गई, नासिक की गुफाएं हो गई। तो ज़्यादातर जितनी भी गुफाएं हैं कहाँ पे हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। कारले हो गई, भाजा हो गई, ये सारी गुफाएं कहाँ हैं? कारले, भाजा, नासिक की, कन्हेरी की, एलोरा की, एलिफेंटा की। तो ये सारी गुफाएं कहाँ हैं? तो ये सारी महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल की सब स्टार्टिंग गुफा कौन सी खोजी गई? तो वो मिर्ज़ापुर की थी। सारे अलग अलग क्वेश्चन है, हमें याद रखना होगा। अगला है प्रश्न संख्या 48। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। तो बादामी गुफा संख्या 1 जो है, टोटल 4 गुफाएं हैं, जिसमें से पहली गुफा जो है शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, और चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो पहली जब शैव धर्म से संबंधित है तो उसमें सिंपल सी बात है, भगवान शिव से संबंधित चित्र या मूर्तियों का निर्माण हुआ होगा। तो यही वाला जो है शिव भगवान से संबंधित है। तो नंबर 1 नटराज के रूप में भगवान शिव जो है बादामी की गुफा संख्या 1 में दिखाए गए। जबकि दूसरा बुद्ध भगवान से, तीसरी विष्णु भगवान से, चौथी जैन धर्म से संबंधित है। तो नंबर 1 शैव धर्म की गुफा है, तो शैव भगवान का वहाँ पे चित्र बनाया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। तो कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र जो है जैन धर्म की ये पुस्तकें हैं। तो इसमें जैन लघु चित्रों को चित्रित किया गया, जैन लघु चित्रों को यहाँ पे क्या किया गया? चित्रित किया गया। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर पे। 50 नंबर है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हम देख सकते हैं क्लियर, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो इसमें भूरा रंग, जो भूरा रंग है, भूरा रंग इंद्रधनुष में हमको देखने को नहीं मिलता। ये हम देख सकते हैं, वेबग्योर इसका पूरा नाम होता है। इसमें हम 7 रंग होते हैं। कौन कौन से 7 रंग हैं? टोटल 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये इसका वेबग्योर का पूरा फॉर्म होता है। ये 7 रंग पाए जाते हैं, जबकि इसमें ब्राउन या भूरा नहीं होता है। ठीक, अगला है 51 नंबर, पाल के लघुचित्र से संबंधित है। तो हमने शुरुआत में भी बताया, पाल शैली जो है 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। ये पश्चिम बंगाल में स्टार्ट होती है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 52 नंबर, अवतार सिंह पवार संबंधित हैं। इनसे शुरुआती में भी क्वेश्चन आया था कि सुजाता किसकी है? तो अवतार सिंह पवार थी। और अवतार सिंह पवार के बारे में जो पूरी तरीके से जानता है तो उनको पता होगा कि एक मुख्यतः क्या थे? तो ये मूर्तिकार थे। ये मूर्तियाँ बनाते थे और इनकी एक कृति पूछी गई ऊपर चित्र की। तो चित्र क्या बनाया था इन्होंने? सुजाता। और मुख्यतः किस लिए जाने जाते हैं? तो मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, कालिकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है। तो कालिकाचार्य कथा या कल्पसूत्र किसमें चित्रित किया गया? किसकी पुस्तकें थी? तो हमने अभी बताया था जैन धर्म से संबंधित हैं। तो कालिकाचार्य कथा या हस्तलिखित चित्र है, तो काहे का है? तो जैन से संबंधित है। अगला है हरिपुरा, हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, हरिपुरा जो जगह थी वहाँ के लिए पोस्टर या पंडाल सजाने के लिए किसको बुलाया गया था? तो नंदलाल बोस को बुलाया गया था। तो हरिपुर विज्ञापन के लिए किसको बुलाया गया? कौन संबंधित कलाकार है? तो नंदलाल बोस। फिर अगला है 55 नंबर, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। तो इसमें विनोद बिहारी मुखर्जी का भी एक चित्र आया था, मीरा का चित्र, या शांति निकेतन में हिंदी भवन के पास जो म्यूरल बने हैं वो भी किसने बनाए थे? वो भी बनाए थे विनोद बिहारी मुखर्जी ने। तो ये पूरी तरीके से अंधे नहीं थे, इनको हल्का फुल्का दिखाई देता था। लेकिन और बाद के समय में क्या हुआ, इनको पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन ये शुरुआत से ही इन्होंने कभी भी चित्र बनाना या चित्र को बनाना नहीं छोड़ा। ये अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने अपना क्या किया? काम जारी रखा। तो एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो अंधे होने के बाद भी इन्होंने अपना चित्रकार जारी रखा, वो थे विनोद बिहारी मुखर्जी। तो
अगला है नीली तस्वीर, जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानवाकृतियों को चित्रित किया गया है, किसने बनाई? तो कहत कबीर श्रृंखला जो है बहुत फेमस श्रृंखला है, ये गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाई गई है। हम चित्र भी देख सकते हैं कहत कबीर का, इसने किसने बनाई है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। ये कहत कबीर नामक श्रृंखला किसने बनाई? तो गुलाम मोहम्मद शेख। अगला है 57 नंबर, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्त नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। तो जो राम कुमार थे, ये राम कुमार ने पेरिस से अपनी शिक्षा ली और भारत में आके बनारस के नगर का बहुत अधिक चित्रण किया, वहाँ के शहर को बहुत अधिक बनाया है, देख सकते हैं। बनारस की शाम इनका फेमस चित्र है। बनारस के चित्रों को उन्होंने बनाया, तो किसने बनाया है? तो राम कुमार का फेमस चित्र है, ये खूब बनाते थे। अगला है 58 नंबर, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और उसने हमेशा स्त्री पुरुषों के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो ये जी.आर. संतोष जो हैं, इनका जन्म 1929 में हुआ था कश्मीर में, और ये स्त्री पुरुषों के जो यौन समागम से संबंधित जो चित्र हैं किसने बनाए हैं? तो वो बनाए हैं हरदम अधिकतर जी.आर. संतोष ने। जी.आर. संतोष ने इस तरीके के यौन संबंधी चित्र बनाए हैं। अगला है काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अपूर्ण चित्रकारी करने वाला कलाकार का नाम बताइए। तो जो ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करता था, उस साथ में काले और सफ़ेद रंगों का इसने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, तो वो थे नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी ने अपने चित्रों में काले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया और इनके जो चित्र होते थे उसमें ज्यामिति आकारों का, ज्यामिति यानी कि ज्यामिति अमूर्त आकारों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन 59 हो चुका है, तो 60 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ का चित्र किसने बनाया? तो लखनऊ का चित्र बनाने वाले कलाकार हैं मदन लाल नागर। मदन लाल नागर ये लखनऊ में रहते थे और उन्होंने लखनऊ की सिटी के बहुत अधिक चित्र बनाए हैं। या लखनऊ शहर का चित्रण किसने किया, या लखनऊ की गलियों का चित्रण किसने किया? तो ये कलाकार हैं कौन? मदन लाल नागर। इसमें हम देख सकते हैं लखनऊ में जिस तरीके के ये गेट होते हैं उसी के शेप में कई जगह बनाया गया है, ये उन्हीं का है चित्र। लखनऊ शहर का चित्रण किसने किया या लखनऊ की गलियों का चित्रण किसने किया? वापस से बता दे रहे हैं, मदन लाल नागर। ठीक है, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं, बाकी अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, फिर यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप आगे इसको अपनी स्टेटस पे डालिए, शेयर करिए और जल्दी से जल्दी इसको आगे करिए, जिसमें हम आगे और आपको कंटेंट दे सकें। ठीक है, धन्यवाद।